हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंटोज फॉस्फेट परिपथ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिएगा, पेंटोज फॉस्फेट पथ पीपीपी की अभिक्रिया पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है ये पूछा है। तो ये पाया जाता है आपको कोशिका द्रव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा, क्या कहता है, कौन सा सीधा ऑक्सीकरण मार्ग है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता है वह कौन सा है? तो उसमें होता है आपको एचएमपी मार्ग होता है। क्या होता है? एचएमपी मार्ग होता है। अगला है, किस क्रिया में 36 एटीपी अणु का निर्माण प्रति हेक्सोज अणु होता है। तो कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण मार्ग होता है, प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण मार्ग। अब अगला होता है, अगला क्वेश्चन है, पेंटोज शर्करा पाथवे के लिए क्रियाधार है। पीएचयू 2012 का प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिकमिक अम्ल बनाया जा सकता है। सिकमिक अम्ल बनाया जा सकता है तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये बनाया जा सकता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से। किससे? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, एचएमपी परिपथ किसका पर्याय है? तो किसका पर्याय है ये पूछा है। तो ये जो किसका पर्याय है, तो ये पर्याय जो है आपका, ये है आपका किसका? ये आपका है वायवीय ग्लाइकोलाइसिस का। किसका? वायवीय ग्लाइकोलाइसिस का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए और डी केवल होगा। ए में क्या है, एक एटीपी अणु से 32 जूल ऊर्जा उत्पादित होती है। और एक है आपका, एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर 1292 जूल ऊर्जा क्या होती है, कैलोरी जूल ऊर्जा निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एच एम पी क्या कहता है? एच एम पी क्या है? एच एम पी है, क्या है? एच एम पी। तो एच एम पी में क्या कहता है यहाँ पे, एच एम पी संट उन सारी क्रियाओं के समुच्चय है। तो किन सारी समुच्चय क्रिया है? तो किसका है? तो ये आपका हो जाएगा क्या, उपरोक्त में से दोनों में से कोई नहीं, कोई एक। ये दोनों में से कोई क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। अब अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है पेंटोज, क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, पेंटोज फॉस्फेट मार्ग जो श्वसन का विकल्पी मार्ग है की जानकारी दी जाती है। तो किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दिए जाते हैं बारबर्ग तथा डिकेंस के द्वारा, बारबर्ग तथा डिकेंस के द्वारा दी जाती है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट में CO2 अणु की संख्या होती है। तो कितनी होती है? ये होती है ग्लाइकोलाइसिस से अधिक होती है। किससे होती है? ग्लाइकोलाइसिस से अधिक। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पथ में उत्पन्न होता है। ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पथ में उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है ये पूछा है। तो ये उत्पन्न होता है NADPH होता है। क्या होता है? NADPH होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा टॉपिक है RQ है। क्या है? रिस्पायरेटरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ होता है, कितना होता है? ये BCEC 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब अगला क्वेश्चन है, यदि श्वसन, क्या कहता है, यदि श्वसन उपापचय में RQ में एक से कम है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वह हो जाएगा क्या, श्वसनीय पदार्थ के ऑक्सीडेशन के दौरान मुक्त CO2 की तुलना में अधिक ऑक्सीजन का उपयोग होता है।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस श्वसन पदार्थ में आरक्यू इकाई होती है? किस श्वसन पदार्थ में आरक्यू इकाई होती है? तो कौन से श्वसन पदार्थ में आरक्यू इकाई होती है? तो ये हो जाएगा गेहूं का तना में, जौ की पत्ती में, जय की पत्ती में, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस श्वसनीय पदार्थ के संपूर्ण ऑक्सीकरण में अधिक संख्या में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो किस में होती है ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है? तो वह होती है आपको ट्राइओलिन में होती है। किस में होता है? ट्राइओलिन में होती है। अब अगला है, वह पदार्थ जिसका आरक्यू 1 से अधिक होता है वह क्या है? तो वह आपका क्या है? तो वह आपका है प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, जब श्वसन गुणांक क्या कहता है? जब श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है तब निम्न में से किस श्वसनीय पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस श्वसनीय पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें नहीं किया जाता है विशुद्ध प्रोटीन और वसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कहता है गैनांग, क्या कहता है? गैनांग रेस्पायरोमीटर यंत्र में अंकुरित अरंड के बीजों के पाठ्यांक यदि निम्न प्रकार हो तो श्वसन गुणांक क्या होगा? तो इसका श्वसन गुणांक क्या होगा ये पूछा है। तो इसका श्वसन गुणांक हो जाएगा 0.75। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट अनुपात प्रोटीन अनुपात ट्राइग्लिसरॉल के कैलोरी पर ग्राम में संचित ऊर्जा का क्रमशः लगभग अनुपात क्या होगा ये पूछा है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1:1 हो जाएगा। अब अगला है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन गुणांक किस पर निर्भर करेगा? तो किस पर निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करेगा किस पे? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब अगला है अनोक्सी श्वसन का श्वसन गुणांक यानी आरक्यू, ठीक है, श्वसन रिस्पायरेटरी गुणांक होता है इसका। तो इसका जो है ये जिपमर 1998 का प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अब क्या कहता है? कहता है श्वसन गुणांक किसी पादप अंग के पदार्थ के स्वभाव पर निर्भर करता है जो कि क्या होता है? जो कि मेटाबोलीकृत होता है। क्या होता है? मेटाबोलीकृत होता है। अब अगला है हमारे पास प्रश्न, कहता है वसीय पदार्थों का आरक्यू सामान्यतः क्या होता है? तो वसीय पदार्थ का आरक्यू जो होता है वो होता है 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब देखिए नागफनी में क्या कहता है? नागफनी में रात्रि के समय आरक्यू की दर होती है, श्वसन गुणांक का जो दर है वह कितना होता है ये पूछा है। तो इसका होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है मांसल पौधे, क्या कहता है? मांसल पौधों में श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है। तो किस में होता है ये पूछा है। तो ये होता है अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण होता है, अपूर्ण, ठीक है। अब अगला देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का आरक्यू होता है। तो ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है उसका श्वसन गुणांक कितना होता है ये पूछा है। तो इसका श्वसन गुणांक कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। अब अगला देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, अंकुरित अरंडी के बीजों का आरक्यू यानी श्वसन गुणांक BHU 1995 में पूछा गया है। CBSE PMT 2002 का प्रश्न है, अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यदि अंकुरित मक्का और मूंगफली के बीजों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो मिश्रण का श्वसन गुणांक क्या होगा, यानी आरक्यू क्या होगा? तो इसका जो आरक्यू हो जाएगा वह 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम होगा। मैलिक अम्ल का आरक्यू है, तो मैलिक अम्ल का आरक्यू कितना होगा? तो मैलिक अम्ल का आरक्यू जो है 1.33 होगा। अब अगला है
शोषण गुणांक के मान के अनुसार सही क्रम है। शोषण गुणांक के मान के अनुसार सही क्रम इसका क्या है ये हमको बताना है। इसका सही क्रम ये डी हो जाएगा ऑप्शन, यानी हो जाएगा वसा, वसा के बाद क्या हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए श्वसन गुणांक RQ1 से अधिक होता है, तो RQ1 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये जो होता है यही पूछा है, अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा है। यदि श्वसन में निकली CO2 का आयतन ली गई O2 के आयतन से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि श्वसनीय पदार्थ है। तो क्या है श्वसनीय पदार्थ, तो वह श्वसनीय पदार्थ है कार्बनिक अम्ल है। क्या है, कार्बनिक अम्ल है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अंकुरित आलू के ट्यूबर्स, अंकुरित आलू के ट्यूबर्स का श्वसन गुणांक कितना होता है। तो इसका श्वसन गुणांक 1 होता है। कितना होता है, 1। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले से देखिएगा। कहता है कि श्वसन गुणांक RQ की परिभाषा करते हैं। तो क्या NCERT का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, कहता है विकसित CO2 का आयतन बट्टा व्यय O2 का आयतन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑलवेज करना नहीं भूलिएगा, और इसे अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।